Hello, people. Welcome to Prep Elevate. Let's continue with our para summary series. So, we have already discussed the concepts, few warm up questions, few basic level questions. Let's proceed to, slightly advanced version of that, right? Para summary. तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच आर ऑलमोस्ट कैट लेवल आई वुड से. ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए अप्रोचेस को और देखते हैं हम इसे कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो. क्या डिफरेंस है पहले के क्वेश्चंस में और अभी के क्वेश्चंस में? आई हैव ट्राइड टू मेक द लैंग्वेज अ लिटिल नुआंस्ड एंड आई हैव ट्राइड टू मेक द ऑप्शंस स्लाइटली कंफ्यूजिंग टू एलिमिनेट. ठीक है, देखो. The pervasive influence of subtle priming effects on human judgment and decision making challenges the notion of conscious rational deliberation. Okay, पहला लाइन पढ़ते साथ काफ़ी लोग शायद इस पैसेज के साथ कंटिन्यू करना प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज लैंग्वेज नुआंस्ड है एंड लीनिंग टुवर्ड्स साइकोलॉजी विच इज़ नॉट एब्सोल्यूट फेवरेट्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. एक चीज़ याद रखना, कभी भी सेंटेंस के हिसाब से, एक वर्ड के हिसाब से किसी पैराग्राफ को जज नहीं कर सकते. ठीक है, कम से कम 2-3 लाइन्स पढ़ना ज़रूरी है. पहला लाइन क्या बोल रहा है? द परवेजिव इन्फ्लुएंस. परवेजिव इज जो आपको इट परवेड्स थ्रू, हर जगह जो फैल जाता है, इट स्प्रेड्स, राइट? दैट इज परवेडिंग. सो ये जो सटल प्राइमिंग के बारे में बातें हो रही है, इवन इफ यू डोंट नो व्हाट सटल प्राइमिंग इज, एब्सोल्युटली फाइन. पैसेज हमें खुद से ही बता देता है किस बारे में बात हो रही है. तो सटल प्राइमिंग होती है हमारी, जिसके बारे में पता नहीं होता है हमें, एंड इट इफेक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग. While we feel that we are always consciously making decisions, logically making decisions, but there is an aspect of subtle priming effect which we are supposedly unaware of. ठीक है? Seemingly innocuous environmental cues. Innocuous क्या होता है? ऐसी चीज जो हमें हार्म नहीं करती, ऐसा लगता है हमें that it's a pretty not harmful, not offensive, right? तो जो आसपास environmental क्यूज हैं, जो जो हिंट्स हैं, वो किस तरह से हमें इफेक्ट कर रही है, वी आर एक्चुअली अनअवेयर ऑफ दैट, राइट? सो दे आर इनॉक्यूअस. ऑपरेटिंग बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ अवेयरनेस can systematically bias choices ranging from consumer preferences to voting behavior. ये मार्केटिंग में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सटल वे में आपको ऐसा कन्विंस किया जाता है टू बाय अ प्रोडक्ट, राइट? वोटिंग में अगेन कैची स्लोगन्स यूज करके, कुछ ऐसा डेटा प्रेजेंट करके विच कनेक्ट्स विद द मासेस, तो सटल वे में आपके प्रेफरेंसेस को स्वे करने की कोशिश की जाती है. These are the most prevalent examples that you would notice on on a day to day basis, but काफी सारे applications है subtle priming के, right? This suggests a far more malleable cognitive architecture than traditionally assumed, where contextual factors exert a significant, often unrecognized influence. ऐसा हम मानते हैं that we are, as a species, we are very strong in the way in which we process and use our cognitive abilities, but because of subtle priming, we also understand that our cognition is malleable. Malleable is changeable. It is not that fixed. और किसी ना किसी वे में, मे बी सबकॉन्शियसली ही सही, हम कंटिन्यूसली अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट हो रहे हैं, और वो बहुत सटल वे में ही सही, बट हमारे डिसीजन मेकिंग को डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रही है. ठीक है? The ethical implications of such findings are profound. Profound is deep, particularly in domains like ये देखो marketing and political campaigning, where these subtle manipulations could be exploited to sway public opinion without explicit is which is clearly visible on the external. ठीक है? Without explicit persuasion or conscious consent. Now, why is there an ethical dilemma attached to this? कोई आपके ओपिनियन को आपके बिना जाने, विदाउट यू बीइंग कंप्लीटली अवेयर, चेंज कर रहा है, स्वे कर रहा है, या एटलीस्ट ट्राई तो डेफिनेटली कर रहा है, राइट? सो ये जो एड्स पॉपअप होते हैं, ये जो लाइक सटल आपको ऐसे चीज़ें दिखाई जाती हैं विच मे बी सबकॉन्शियसली आप वो हिंट्स को पिक कर रहे हैं, बट कॉन्शियसली यू आर नॉट अवेयर, राइट? सो दैट इज वाई दिस इज देयर इज नो कॉन्शियस कंसेंट. दैट मीन्स यू डिड नॉट consent that you wanted to be impacted, but you are getting impacted, right? And कोई explicit
परसुएशन नहीं है, परसुएट करना इज कन्विंस करना, टू गेट पीपल ऑन योर साइड, कन्विंस करना, परसुएट करना। सो कोई आपको आके एक्सप्लिसिटली परसुएट नहीं कर रहे कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो या यू वोट फॉर माई कैंडिडेट, बट बहुत सटल वेज में, सबकॉन्शियस वेज में आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, प्रॉब्ली विदाउट यू इवन नोइंग। सो दैट इज सटल प्राइमिंग। एक चीज आपको समझनी है इस पैसेज में, द वेरी फर्स्ट लाइन वॉज पैक्ड विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट जार्गन्स, ठीक है, बट जैसे ही आप आगे पढ़ोगे यू विल नोटिस कि आपको एसेंस समझ में आ रहा है, एंड यही हमारा काम है। अगर हमें एसेंस समझ में आ रहा है, वी डोंट नीड टू रियली बॉदर अबाउट वन और टू ऑफ दोज वर्ड्स। क्या क्या हमने पढ़ा, सटल हमने समझा किस तरह से हमें इम्पैक्ट कर रहा है, एंड ऑल्दो वी फील दैट वी आर इनर्ट टू ऑल ऑफ दीज, इम्यून, बट एक्चुअली आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज आर प्रीटी मैल्यूएबल। एंड कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मार्केटिंग में डोमिनेंट दो एग्जांपल्स दिए गए, मार्केटिंग एंड पॉलिटिकल कैंपेनिंग, एंड एक एथिकल डिलेमा भी प्रेजेंट किया गया। यही था फ्लो ऑफ द पैसेज। तो अब हम देखें कौन सा ऑप्शन उसको बेस्ट जस्टिफाई करता है इस फ्लो को, ठीक है। सबकॉन्शियस प्राइमिंग, जो सटल प्राइमिंग को एक और नाम दिया गया, सबकॉन्शियस प्राइमिंग significantly impacts human decisions, revealing a flexible cognitive system. Yes, malleable is flexible, changeable. Susceptible is when you are susceptible to something, you are more likely to get impacted by that, right? So susceptible to subtle environmental cues, raising ethical concerns about manipulation in areas like marketing and politics. Keywords तो सारे ही हमें मिल गए हैं ऑलमोस्ट, राइट। सबकॉन्शियस प्राइमिंग है, यू इम्पैक्ट करता है डिसीजन को, एनवायरमेंटल क्यूज, एथिकल कंसर्न, और ये जो दो एरियाज है, मार्केटिंग एंड पॉलिटिक्स। सो कीवर्ड्स तो हमें सारे मिल गए। लुक्स लाइक दिस कुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस, बट हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ प्राइमिंग इफेक्ट्स demonstrates the fundamental irrationality of human decision making. कहीं पे लिखा था कि हम irrational decisions लेते हैं, नहीं लिखा था ना। सो दिस इज एन एक्सट्रीम चॉइस, दिस इज एक्सट्रीम, irrationality ये एक्सट्रीम है। कहीं नहीं लिखा था कि हम irrational मतलब जो लॉजिकल नहीं है हम ऐसे चॉइसेस करते हैं, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा था। While environmental cues can subtly influence preferences, the extent to which priming affects significant decisions like voting behavior is overstated. कहीं लिखा था क्या, ये एक्सटेंट के बारे में कहीं डिस्कशन था क्या? दिस इज आउट ऑफ स्कोप, राइट। इसके बारे में तो हमने डिस्कस नहीं किया था कि कहाँ तक इम्पैक्ट करता है। सटल वे में इम्पैक्ट करता है ये हमें पता है, बट एग्जैक्टली कौन से एक्सटेंट तक और क्या वो ओवरस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड है, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। सो दैट इज आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। The malleability, the flexibility of human cognition as evidenced by priming effects highlights the need for individuals to become more aware. याद करो गोल्डन रूल्स ऑफ समराइजेशन में जब हमने पढ़ा था, हमने क्या किया था कि कोई एक्शन अगर स्टेटेड नहीं है पैसेज में कि आगे क्या करना चाहिए, तो ये खुद से हम नहीं ऐड कर सकते ये इन्फॉर्मेशन, राइट। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अब जब हमें पता है कि हमें सटल वे में इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो हमें ज्यादा अवेयर रहना चाहिए। दिस कुड बी द फ्लो ऑफ डिस्कशन अगर ये पूरा पैसेज होता, राइट। ये तो पैसेज का एक पार्ट है ना, सो मे बी इस वे में ये पैसेज प्रोसीड करता या ना भी करता, हमें नहीं पता। सो वी आर नॉट श्योर दैट दिस कोर्स ऑफ एक्शन वुड हैव बीन टेकन और शुड बी टेकन और वॉट एवर। सिंपल वे में ये मेंशन नहीं है, तो हमारे लिए तो ये आउट ऑफ स्कोप ही है, राइट। तो ये ऐसे ऑप्शन से थोड़ा हमें केयरफुल रहना चाहिए जो खुद ब खुद एक कोर्स ऑफ एक्शन दे देते हैं ऑप्शन में, जो कि पैसेज में लिखा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड मॉडर्निटी एज प्रपोज्ड बाय बॉमन possesses, hypothesizes या assumes a societal condition characterized by fluidity, uncertainty and erosion of traditional structures and norms. Okay, so एक liquid modernity का concept है. If you want to read about it later, you can definitely do that for people who are interested, definitely. तो ये एक fluid structure provide करता है, ठीक है। Fluidity है, uncertainty है, हमें नहीं पता which way things are going to go, and traditional जो structures है which are supposed to be like very strong and rigid, उसका erosion like उसका slow destruction वो उसको represent करता है, ठीक है। क्या है, in such a context
identities become increasingly provisional and relationships more transient. Transient is जो एक brief period के लिए exist करता है, which is not permanent. And identities, जो identities हम hold करते हैं, provisional है. That means it is true for the time being and then it is changeable again. ठीक है, तो उसको वो represent करता है reflecting the pervasive insecurity. मतलब जो it pervades the something that exists, the pervading insecurity, right? And the constant need for adaptation in a rapidly changing world. So अच्छा, हम ऐसा मान के चलते हैं, लेट्स से ये ऐसा ही है और दिस पर्सन होल्ड्स दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी, but then this concept of liquid modernity state that we are constantly changing, right? And we are also battling insecurities with that. It's not like we are just changing. So uncertainty है but fluidity भी है, flexible to change. एंड साथ साथ जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे उसको स्लो, उसका एरोजन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, वो एकदम ऐसा यू नो इट्स लाइक रियली एरोडिंग, स्लो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका. एंड ये जरूरी किस हिसाब से है, दैट द वर्ल्ड अराउंड अस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट नीड टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड. कंटिन्यूसली हमें खुद को चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अडेप्ट करना है, ठीक है. दिस फ्लूइडिटी, while offering a degree of individual freedom and potential for reinvention, also generates anxieties associated with impermanence and lack of stable social anchors, impacting everything from personal relationships to career paths and civic engagement. Obviously, right? तो क्या क्या हो रहा है ये चीज की वजह से? देखो, आप सबने सुना होगा, जैसे these days there's a lot of talk about not like fitting a certain stereotype or not being boxed into a certain identity, या to survive without labels, to live without labels. क्या है ये सारी चीजें कि हम अपने आइडेंटिटी को, we don't want our identities to be set in stone, ठीक है. हम एक पर्टिकुलर एकदम परमानेंट ऐसे आइडेंटिटी को अपने साथ हम नहीं लेकर चलना चाहते हैं. वी वांट दैट टू बी फ्लेक्सिबल सो दैट जैसी सिचुएशन की डिमांड हो हम खुद को उस तरह से प्रेजेंट कर सके. सो ऑब्वियसली इट गिव्स यू अ सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? सो इट हैज फ्रीडम, देन रीइन्वेंट कर सकते हो आप खुद को, यू आर नॉट बॉक्स्ड, राइट? आप खुद को रीइन्वेंट कर सकते हो. बट इससे क्या होता है, चैलेंजेस क्या है? इम्परमानेंस, then it is not permanent. So the relationship that you know person A to be of a certain kind, but then tomorrow he or she decides to change and then you don't know that person. So चीजें destabilize हो जा रही हैं, that is not permanent, right? So freedom है, reinvention का potential है, but साथ में impermanence भी है, ठीक है. और क्या है, और ये कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? रिलेशनशिप में, करियर पाथ में, सिविक एंगेजमेंट, हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स, राइट? तो पैसेज तो छोटा सा ही था, इट्स लाइक नॉट दैट लेंथी, बट कोर आइडियाज कैप्चर करना जरूरी है. तो हमने पहले समझा लिक्विड मॉडर्निटी क्या है, फिर हमने देखा कि उसके बेनिफिट्स क्या है, बट साथ में हमने चैलेंजेस भी देखे, ठीक है. तो ये फ्लो जो ऑप्शन कैप्चर करेगा, दैट शुड बी आर राइट आंसर. देखो, Bauman's liquid modernity describes a society marked by freedom and reinvention due to breakdown of traditional structures, leading to enhanced individual autonomy, that is independence, and social mobility. There's nothing wrong with this option, ठीक है. Almost all the core ideas have been captured. स्लाइटली ये मुझे एक चीज लग रही है, लीडिंग टू एनहांस्ड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, थोड़ा सा इट कम्स अक्रॉस स्लाइटली स्ट्रांग इन माय ओपिनियन, बट फिर भी कंपैरेटिवली देयर इज नथिंग फैक्चुअली इनकरेक्ट विद दिस चॉइस, आई वुड से, ठीक है. चलो, लिक्विड मॉडर्निटी portrays a contemporary society defined by its fluidity and uncertainty. ये keywords थे, fluidity, uncertainty, resulting in provisional identities, ठीक है, transient मतलब brief, impermanent relationships, and anxieties stemming from impermanence and a lack of stable social foundations. अब समझ में आएगा ए और बी में कहाँ डिफरेंस है. ए ना सिर्फ एक एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहा है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स था, बट इस एस्पेक्ट्स को वो हाईलाइट नहीं कर रहा है. ये जो एंग्जाइटीज वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को, इस पार्ट को ए हाईलाइट नहीं कर रहा है एंड बी हाईलाइट्स इट बेटर. सो ए और बी के कंपैरिजन में बी इज अ बेटर चॉइस, तो ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. फैक्चुअली जहां तक दिया था करेक्ट था, बट
एक एस्पेक्ट को वो मिस कर रहा है, ठीक है। The erosion of traditional norms in liquid modernity primarily leads to negative consequences. गलत, सिर्फ नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा है, पैसेज दोनों के बारे में बात कर रहा था, hence C is eliminated. Bauman's theory of liquid modernity suggests that while traditional structures have weakened, कहाँ लिखा था कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर वीकन हो गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। देखो आगे देखो, एकदम क्रिएटेड है, फ्रेश फ्रॉम द ओवन, क्रिएट करके दिया गया ये थियरी। न्यू मोर अडेप्टेबल सोशल एंकर्स आर इमर्जिंग, कहाँ लिखा है ये तो कहानी हमने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, आउट ऑफ सिलेबस जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है, अचानक से पेपर पे आ गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मेन आई थिंक कंटेंशन ए और बी के बीच में था, वो समझना जरूरी था, ठीक है। चलो, ओके, rise of populism in various democratic contexts presents a complex challenge to established liberal norms. Populist theory क्या होती है? तो पॉपुलिस्ट वो लोग होते हैं, या पॉपुलिज्म उस थ्योरी को हम कहते हैं जब लोग क्लेम करते हैं दैट दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। तो हम लोगों की आवाज हैं, ये है पॉपुलिस्ट थ्योरी। हम जनता की आवाज, सुना होगा ना कि हमारी पार्टी जनता के लिए लड़ रही है, हम जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है हम, ठीक है। तो वो है पॉपुलिज्म, वो है पॉपुलिस्ट थ्योरी, व्हेन अ सर्टेन पार्टी और ग्रुप ऑफ पीपल क्लेम दैट दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी मासेस, ठीक है। अब क्या कंटेंशन है यहाँ पे? वो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म के अगेंस्ट जाती है, राइट, जो अथॉरिटी है ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट जाती है। सो दे ट्राई टू रिप्रेजेंट लेट्स से अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों की आवाज वो बनना चाहते हैं, तो एस्टैब्लिश जो अथॉरिटी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ओके। व्हाइल ऑफन फ्रेम्ड एज अ रिस्पॉन्स टू लेजिटिमेट grievances and demand for greater democratic accountability. अब देखो क्या है, एक पार्टी पावर में है, ओके ना, इफ देयर इज नोबडी हु एक्ट्स एज एन ओपोजिशन, तो फिर तो वो एक तरह का ऐसा एक सोसाइटी में हम रहने लगेंगे जहाँ पे इट इज वन पार्टी रूल, फिर वो जो करेंगे वो सही है, मोनोपोली हो जाएगी, राइट। बैलेंसिंग एक पार्टी चाहिए हमें, एक बैलेंस फैक्टर चाहिए। सो लेट्स से ये जो पॉपुलिज्म है ना, ये वो बैलेंसिंग फैक्टर है कि आप जो भी कर रहे हो तो एक कोई स्क्रूटनी भी है, कोई तो है जो देख रहा है आप क्या कर रहे हो, एंड सो दैट लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि पॉपुलिज्म के थ्रू जो सही जो हमारे जनता के दुख हैं उनको पहुंचाया जाए सही जगह, ठीक है। Populist movements frequently exhibit a distrust of established institutions, an embrace of simplistic solutions, and a tendency towards exclusionary nationalism. बहुत सारे कीवर्ड्स पंच इन कर दिए गए हैं। बेसिकली क्या मतलब है कि ऐसा बोला तो जाता है कि जो लोग पॉपुलिज्म में बिलीव करते हैं या जो पॉपुलिस्ट हैं वो जनता के जो एक्चुअल ग्रीवेंसेस है ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट कहीं ना कहीं उनका जाके लाइक व्यू पॉइंट बहुत बदल जाता है बाद में शायद से, या व्हाट दे स्टैंड फॉर इट बिकम्स स्लाइटली इरोडेड। तो उन्हें खड़ा होना चाहिए लोगों के साथ, बट काइंड ऑफ उनकी अलग ही लड़ाई चलने लगती है, तो दे एग्जिबिट अ डिस्ट्रस्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, कि जो भी एस्टैब्लिश्ड है पावर में वो उनको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ऑलवेज इनकरेक्ट, ऐसा तो नहीं है ना, दे हैव टू बी सॉर्टेड इन देयर ओन ओपिनियंस एज वेल। एम्ब्रेस ऑफ सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस, कि बस किसी तरह निपटा दे रहे हैं, राइट, लाइक द सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस, हाँ। एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्सक्लूजनरी नेशनलिज्म, मतलब इसको एक्सक्लूड करो, उसको एक्सक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड करो, तो जो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रहे उसको बाहर रखो, इस तरह से। तो इस तरह से तो हम वी आर नॉट सर्विंग आवर पर्पस, वी हैव टू रिप्रेजेंट द मासेस। मासेस भी सब टाइप के लोग हैं, आप किसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। दिस कैन लीड टू एरोजन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये जो बैलेंस की मैंने बात की तो वो तो खत्म हो जा रहा है ना, वन साइडेड हो जा रहा है फिर चीज। द सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये तो बना ही इसलिए था कि लोगों की आवाज पहुंचे, वो तो सप्रेस हो जाएगी, दबके रह जाएगी, राइट, क्योंकि पार्टी का अपना आइडियाज बदल जा रहा है। एंड वीकनिंग ऑफ द वेरी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स दे क्लेम टू अपहोल्ड, हाँ, तो जिस बारे में ये बातें करते हैं, जिस वजह से एग्जिस्टेंस पे आया था, वही खत्म हो जाएगा, वो बेसिस ही खत्म हो जाएगा। The tension lies in discerning the valid critics of the status quo, the present situation status quo,
from the potentially authoritarian tendencies inherent in some populist ideologies. मतलब अब हमें ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि पॉपुलिस्ट थ्योरी तो बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं, बट उनमें से एक्चुअली ऑथेंटिक कौन है और उनकी जो बातें हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज अ चैलेंज. ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस. Populist movements driven by legitimate public grievances offer a necessary corrective. Necessary लिखा है कि यही एक तरीका है, होना ही चाहिए, नेसेसरी करेक्टिव है ये, नहीं तो यू नो विल नॉट एग्जिस्ट एज अ सोसाइटी. नो राइट, ऐसा नहीं लिखा था, तो थोड़ा डेफिनेटली एक्सट्रीम तो है. एंड दे एनहांस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बाय चैलेंजिंग एंट्रेंस्ड इंस्टीट्यूशंस. एक और चीज देखो, ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि हमने पॉपुलिस्ट थ्योरी का कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं प्लस अभी क्या इरोजन आ रहा है, दोनों के बारे में हमने पढ़ा था पैसेज में, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट तो हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है. ओके, चलो. Despite sometimes arising from valid public concerns, populism poses a threat to liberal democracy through its distrust of institutions. हाँ, distrust के बारे में बात हुई थी. Simplistic solutions, exclusionary nationalism, ये तीनों keywords एकदम लाइन से पैसेज में है. एंड पोटेंशियल इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. दोनों साइड है, देखो कि ये इनका मुद्दा सही था कि ये वैलिड पब्लिक कंसर्न्स के वजह से ये बना है या ये एस्पेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, बट देन आगे जाके नेगेटिव चीजों को भी हाईलाइट की गई है. ठीक है, सो बी लुक्स लाइक अ गुड बैलेंस चॉइस. द राइज ऑफ पॉपुलिज्म इज अ प्योरली नेगेटिव फिनोमेना. अब तक तो आप समझ गए होंगे ये एक्सट्रीम आंसर चॉइस है, सिर्फ नेगेटिव तो नहीं था. लिबरल डेमोक्रेसीज आर इनहेरेंटली फ्लॉड. फिर से एकदम इतने एक्सट्रीम वर्ड्स में निंदा की गई है. ठीक है, कोई भी चीज की, हमने डेमोक्रेसी की भी ऐसी निंदा नहीं की है, सिर्फ पॉपुलिज्म की बात नहीं है. वी हैव नेवर टैग्ड लिबरल डेमोक्रेसीज एज इनहेरेंटली फ्लॉड, मतलब तो फंडामेंटली गलत है वो, तो ऐसा तो नहीं लिखा गया है कहीं पे. एक्सट्रीम आंसर चॉइस है, तो करेक्ट आंसर चॉइस इज बी. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर गेटिंग द ड्रिफ्ट ऑफ इट, राइट. चलो, ओके, अच्छा चलो. The construction of national narratives often involves a selective process of remembering and forgetting, where certain events and figures are valorized while others are marginalized or omitted. ये आपको समझ में आ रहा होगा आज की डेट में. मूवीज बोलते हैं ना, बहुत सारे मूवीज दीज आर अबाउट अनसंग हीरोज. अनसंग हीरोज कहाँ से हैं? हमारा जो नरेटिव है ना कि हम सर्टेन चीज़ों को बहुत ही वैलोराइज करते हैं या बहुत पॉपुलराइज कर देते हैं, तो उनके बारे में सबको पता रहता है. ठीक है, बट देन देर आर अ फ्यू हु हैव डन देयर बिट, बट उनको वो ड्यू रिकॉग्निशन शायद नहीं मिली है. तो आजकल ऐसे अनसंग हीरोज पे भी काफ़ी फिल्म्स, बायोग्राफीज वगैरह बन रही है. तो ये पूरा प्रोसेस, दिस इज अबाउट रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग कि कौन सी चीज़ हम याद रख रहे हैं और कौन सी चीज़ को हम भूल जा रहे हैं. सो इस हिसाब से सर्टन इंसिडेंट्स हमारे दिमाग में बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं, हमें वो डेफिनेटली पता होती है, डेफिनेटली याद रहती है, और कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, ओमिटेड फ्रॉम मेमोरी, इरेज हो जाते हैं. ठीक है, दिस क्यूरेटेड हिस्टोरिकल मेमोरी सर्व्स टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ shared identity and collective purpose, which can be crucial for social cohesion and political mobilization. अब देखो क्या है ना, let's say एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, महात्मा गांधी को हम सब लोग जानते हैं. there is a certain way और एक certain light में उनको represent किया गया है. ठीक है, आप किसी से भी पूछो, जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ा है, तो उसमें उनको एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में लेट्स से represent किया गया है. देयर आर फ्लॉज टू एवरीबडी. तो बाद में जाके इंडिविजुअली आप क्या डिस्कवर करते हो किसी के बारे में, यू चूज टू लाइक हिम, नॉट लाइक हिम, आइडलाइज हिम और हर, नॉट आइडलाइज हिम और हर, टोटली योर चॉइस. बट एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक ना एक कलेक्टिव वॉइस बनने के लिए वो बहुत हेल्प करता है. एवरीबडी इज लाइक एट टिल एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक हम सब ने महात्मा गांधी को बहुत आइडलाइज किया है. तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेम हो जाती है जो कि बहुत स्ट्रांग है, लाइक एन एंटायर पॉपुलेशन स्पीकिंग फॉर हिम. तो कलेक्टिव आइडेंटिटी वो फ्रेम करती है वहां पे. ठीक है, एंड ये साथ में लाने के लिए सोशल कोहेजन, कोहेजन इज पीपल कमिंग टुगेदर, कोहेसिव फोर्सेस पीपल कमिंग टुगेदर, ये हमें एक पर्पस भी देते हैं, एक शेयर्ड पर्पस है, वी ऑल आइडलाइज हिम. तो एक सोशल कोहेजन भी वो क्रिएट करता है.
However, this process can also lead to suppression of dissenting voices and a distorted is disturbed या broken या damaged, ठीक है, understanding of the past, hindering a critical engagement with historical injustices and their contemporary legacies. अब देखो क्या होता है, 5 लोग अगर बोल रहे हैं महात्मा गांधी इज अ हीरो, ओके, व्हाई इज ही अ हीरो, ही ही फेवर्ड नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक, उसमें से कोई एक शायद ऐसा हो जिसे लगता हो या जो मानता हो कि आई थिंक कुछ इंसिडेंट्स में उनका एक्शन अगर बेटर होता या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो बेहतर इम्पैक्ट पड़ता उस टाइम या एज के हिसाब से। बट क्योंकि वो एक डिसेंटिंग वॉइस है और क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और हम कलेक्टिवली चल रहे हैं, ठीक है, हम एक सर्टेन, वी आर फेड विद अ सर्टेन नरेटिव सिंस अ वेरी वेरी यंग एज, तो अब क्या होगा ना, उसके वॉइस के लिए जगह नहीं रहेगी। ही इज राइट, ही और शी इज राइट, रॉन्ग, पार्शली राइट, वो कंसर्न नहीं है। आर वी मेकिंग स्पेस फॉर डिसेंटिंग वॉइसेस? प्रोबेबली नॉट। यही पैसेज बता रहा है कि ये सप्रेस हो जाती है, ये वॉइसेस दब के रह जाती है, जो भी अगेंस्ट जा रही है उस मेजोरिटी के या उस कलेक्टिव कॉल के, वो अलग रह जा रही है, ग्रुप से, झुंड से अलग हो जा रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है, एवरीबडी इज सपोर्टिंग समबडी, एवरीबडी इज गोइंग अगेंस्ट समबडी, तो ये और हमने खुद से उस बारे में पता करने की शायद कोशिश भी नहीं की, फेड विद अ सर्टेन नरेटिव, ठीक है, and it leads to we don't even know about the historical injustices, हमने blindly एक तरफ को सपोर्ट किया है। आज की डेट में बहुत सारी जब मूवीज आती है ना तो इस बारे में चर्चा भी होती है, we are blindly supporting sides sometimes, we don't even know the consequences, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना ये biased रह जाता है, ठीक है। The challenge lies in balancing the need for a unifying national narrative with the imperative for historical accuracy and inclusivity. Include, सबको इंक्लूड करना जरूरी है, जिसने जो भी किया पास्ट में एक्शंस या हिस्ट्री हमारी जो भी रही, we need not tamper with it, we need not present a very let's say a very जो बोलते हैं ना हम, we are looking at it through pink rose colored glasses, no, we need to present facts and figures and then people should have the freedom to decide कि उन्हें क्या करना है, उन्हें इस बारे में क्या सोचना है। We need not feed them with certain narratives that serve this entire social unity purpose, तो वो बैलेंस करने की जरूरत है। हाँ, ऐसे नहीं कि दंगे ही करवा लो, बट एक सर्टेन हमारे पास भी डिसीजन मेकिंग वो फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये आप सटल प्राइमिंग से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि कुछ चीजें आपको ऐसे फीड की जाती है ना सबकॉन्शियसली, आप समझ भी आपको नहीं आता कि कौन आपके दिमाग में आपके हीरोज बन ही चुके हैं जब तक आप बड़े होते हो, ठीक है। तो ये बैलेंस के बारे में बात हो रही है। तो क्या हमें पता चला ना, हमारे नैरेटिव्स के बारे में पता चला कि किस तरह से वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड फिगर हमें प्रेजेंट करती है और बैलेंस का नीड है, ठीक है। National narratives are essential for social cohesion and political unity and should prioritize the valorization of key events and figures. गलत, यही नहीं करना है, बैलेंस करना है। लास्ट में हमने बैलेंस के बारे में सीखा कि किसी एक चीज को वैलराइज नहीं करना है या बहुत ज्यादा उसको एक ऐसा हीरोइक लाइट में प्रेजेंट नहीं करना है। वी नीड टू नो हाउ टू बैलेंस, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम चॉइस। The creation of national narratives inevitably involves historical distortion. Inevitably मतलब कि इसको रोका ही नहीं जा सकता, समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, इस तरह से होते आया है इसलिए, ऐसा नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता। तो इनएविटेबल इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड दैट मेक्स इट अ गलत आंसर चॉइस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है ना, ओके चलो। नेशनल नैरेटिव्स आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू सिलेक्टिव प्रोसेस ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, हाँ, रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग, ओमिटिंग, टू प्रमोट यूनिटी, हाँ, इसलिए किया जाता है कि एक कलेक्टिव वॉइस है। But this can lead to historical inaccuracies and neglect of past injustices, yes, creating a tension। ये कॉन्फ्लिक्ट है कि एक्यूरेसी हो, इंक्लूसिविटी हो, तो मे बी एक सोशल टेंशन क्रिएट हो जाए और सबको एक ही बात बताई जाए सोशल कोहेशन के लिए, तो फिर हमारे फैक्ट्स गलत रह जा रहे हैं, ठीक है। तो यही ये जो ऑप्शन सी जो बता रहा है ना, यही कॉन्फ्लिक्ट है और यही पैसेज का जो एसेंस, ठीक है। To achieve true social cohesion, nations must develop singular, universally accepted historical narratives. No, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है।
कि एक ही कहानी सबको सुना दे रहे हैं, ठीक है, ये कहानी बना दो जिससे सोशल कोहेजन प्रमोट हो और उसी को सबको सुनाते जाओ पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेट करना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज एन इंटरेस्टिंग पैसेज, है ना, मुझे तो अच्छा लगा। चलो ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, उसके बाद रैप करेंगे। The interpretation of literary text is not a passive reception of fixed meaning, but rather an active process shaped by the reader's own cultural background, okay, historical context and individual experiences. अच्छा, आप किसी भी चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता कि क्या लिखा है, आपका खुद का परसेप्शन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट का हर एक के लिए अलग मीनिंग हो सकता है, एंड दिस इज वेरी ट्रू। ट्राई इट आउट सम टाइम, ठीक है, कि जो टॉपिक्स के साथ आप रिलेट करते हो ना, उनके साथ जो आपका एंगेजमेंट वो अलग लेवल का है, और जो टॉपिक के साथ आप रिलेट नहीं करते हो, जैसे लेट्स से पैरासमरी के साथ आप रिलेट नहीं करते हो, they would want to click off and just shut down the video as soon as possible, ठीक है। तो obviously this is video engagement, but फिर भी पढ़ाई हो रही है ना, तो लिटरली आपका जो एंगेजमेंट है वो सिर्फ क्या लिखा है उस पर डिपेंड नहीं करता, आपके पर्सपेक्टिव पे बहुत डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पे, आपके, और क्या क्या लिखा था, अच्छा हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आप क्या एक्सपीरियंस करके आए हो, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एल्गोरिदम रूल कर रहे हैं ना आजकल, एल्गोरिदम राजा है, उसको पता है आपको क्या पसंद है, बस कंटेंट पुश कर दो, ठीक है। चलो, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये बहुत ब्यूटीफुल थ्योरी है, पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। emphasizes this dynamic interaction, arguing that meaning is co-constructed between text and the reader. तो कोई भी चीज का एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज को-कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो लिखा है वो आप समझ रहे हो, बट समझ अपने हिसाब से रहे हो, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट अ पैसिव एंटिटी, आप एक्टिवली उसके साथ एंगेज कर रहे हो, ठीक है। दिस पर्सपेक्टिव चैलेंजेस द नोशन ऑफ सिंगुलर अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन डिक्टेटेड बाय द ऑथर्स इंटेंट। तो हो सकता है ऑथर ने किसी इंटेंट से लिखा हो, बट आप समझ अलग इंटेंट से रहे हो, तो उस चीज को ये चैलेंज करता है कि क्या किसी चीज का एक ही सिंगल इंटरप्रिटेशन हो सकता है, विच इज थ्रू द लेंस ऑफ द ऑथर। तो ये ना, मैं बता रही हूँ आपको एक चीज, वर्बल में ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है ना, कि वो लिखा किसी और वे में गया, आप समझ किसी और वे में रहे हो, आप और मैं सेम चीज को पढ़ के अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा अगर आपने पढ़ाई करी है तो ये उसी चीज को हाईलाइट कर रहा है कि किसी एक चीज का एक सिंगल ही इंटरप्रिटेशन हो, कि जो ऑथर ने सोचा है आप भी वही समझ रहे हो, दिस मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, और इनहेरेंट विद इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, इंस्टेड it highlights the multiplicity, multiple meanings are possible of potential meanings and subjective nature of literary understanding. Subjective, objective वो है जो लिखा है वही मतलब है, subjective क्या है, हर एक कॉन्टेक्स्ट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका मतलब बदलता हुआ जाता है, तो जो उसको पढ़ रहा है वो अकॉर्डिंगली उसको उस तरह से परसीव कर रहा है, ठीक है। Acknowledging the role of reader as an active agent. I told you, reader active entity है, reader is not just a passive entity who is just absorbing information, ठीक है। in the creation of significance, मतलब किसी चीज को मीनिंग देने के लिए रीडर का भी एक अच्छा खासा एंगेजमेंट या रोल है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आर्ग्यूज दैट मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट इज एंटायरली सब्जेक्टिव एंड डिटरमाइंड solely by the reader's individual experience। नहीं, दोनों, ठीक है। रीडर रेस्पॉन्स ऑफ अ रीडर टू द ऑथर्स टेक्स्ट, तो दोनों का इसमें रोल है, इट इज नॉट वन साइडेड। इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर इज अ डायनामिक प्रोसेस where meaning is actively created through the interaction, yes ये कीवर्ड इंटरैक्शन में होता है, text and readers background, challenging the idea of a single authoritative interpretation। तो सिर्फ एक ही authoritative interpretation ऐसा सही नहीं है, वो constantly co-create होता है। looks like a good choice अभी तक तो। While acknowledging the reader's role in interpretation, reader response theory ultimately suggests that author's intended meaning remains the most valid। वैलिडिटी के बारे में बात नहीं हुई है, तो ये गलत है, ठीक है। Literary text possess inherent meanings
that are universally accessible to all readers. यही तो ये गलत हो जाता है. यूनिवर्सली एक्सेसिबल होता तो इतनी बातें ही क्यों होती है इस थियोरी की. बात तो पूरी इंटरप्रिटेशन पे आके रुकती है. ठीक है, सो ये तो गलत हो गया. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, जहां पे बैलेंस था, इंटरैक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर, ये वाला पार्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो we've discussed 5 questions for the day which are slightly higher than the level of questions. मैंने उसको slightly higher रखने की कोशिश की है compared to previous videos, very close to CAT level I would say. So definitely keep practicing and I hope you've understood. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.